वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग संगठन पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज। आज हम लोग संगठन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग संगठन का अर्थ और उसकी विशेषताएं और प्रक्रिया जान चुके हैं। आज जानेंगे संगठन का ढांचा, स्ट्रक्चर कैसा होता है। संगठन का स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, आज उसके बारे में जानेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा ढांचा होता है, उसके दोनों ढांचा के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग को हम प्रबंध के कार्य पढ़ा चुके हैं, जिसमें नियोजन इससे पिछला चैप्टर था, और इसके बाद हम लोग नियुक्तिकरण प्रक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले चैनल में नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और आइए फटाफट आज टॉपिक को देखते हैं कि संगठन ढांचा होता क्या है। और अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। संगठन ढांचा, ढांचा का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर। ढांचा किसको कहते हैं? जैसे किसी चीज का बनावट होता है, शरीर है ना, हमारा बनावट है, सबका बनावट एक जैसा होता है। दो, एक मुंडी है, दो आंख है, दो कान है, जिस प्रकार है उसी प्रकार ढांचा होता है ना। तो हमारा ढांचा जिस प्रकार है उसी तरह सभी व्यक्ति का ढांचा है। लेकिन अगर सिर्फ फेस अलग होता है, लेकिन ढांचा तो सबका शरीर का सेम होता है। उसी प्रकार बिजनेस में भी जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका ढांचा सेम होता है, लेकिन खाली कार्य करने का प्रक्रिया थोड़ा बहुत अलग रहता है। अब देखते हैं कि ढांचा होता क्या है। संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। संगठन प्रक्रिया का ही परिणाम है संगठन का ढांचा। मतलब उसका ढांचा जो है, संगठन में जैसे कार्य होता है ऊपर लेवल से नीचे लेवल और नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक जिस प्रकार कार्य होता है, उसी प्रक्रिया में ढांचा कहेंगे। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। संगठन उपक्रम को ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिससे वह एकीकृत इकाई के रूप में विभागों तथा व्यक्तियों को उत्तरदायित्व को नियमित तथा समन्वित करने में सामर्थ्य होता है। देखिए, ये लिखे तो है, शुद्ध हिंदी में लिखा होता है तो समझ में कम आता है, इसको बढ़िया से अपने भाषा में समझते हैं। कहने का मतलब है कि संगठन का ढांचा जो है, संगठन प्रक्रिया जो चलती रहती है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऑर्डर देते देते नीचे से कार्य करते हुए ऊपर जाती है, और ऊपर से ऑर्डर कहाँ, नीचे की ओर जाती है। संगठन का कार्य हमेशा इसी तरह होता है। इसी कार्य को ही ढांचा कहते हैं। बनावट है कि ऊपर से नीचे की ओर जाती है, फिर नीचे से कार्य करके ऊपर की ओर आती है ना। एक प्रभावी संगठन उद्यम को लाभदायकता में वृद्धि करती है। इसमें निश्चिंत है कि जब कार्य ऊपर से, ऑर्डर ऊपर से नीचे जाएगा, कार्य नीचे से ऊपर आएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं लाभदायकता है ही। अगर ऐसा बीच में अगर ऊपर खबर हो जाएगा तो निश्चिंत है डेडलाइन आ जाएगा। और इसमें कार्य संगठन उपक्रम को एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जिससे एकीकृत इकाई सब कोई ले जा करके कहाँ खड़ा हो जाएगा। अगर मेन कौन होता है भाई? प्रबंधक होता है। कौन होता है? प्रबंधक होता है। इसी के नीचे सब काम करता है। इसके नीचे दो आदमी काम करे, इसके नीचे दो आदमी काम करे। जो भी लोग काम करेगा, ए बी सी डी, ये किसको बोलेगा? ये एम और ये पी को बोलेगा। अब ये जो है ये प्रबंधक को बोलेगा। तो कहने का मतलब है कि यही ढांचा है। इसी को हम लोग कहेंगे क्या है? ये ढांचा है कि एक प्रबंधक है, और प्रबंधक जो है दो लोगों को कार्य सौंपता है, ये दो लोग अलग अलग लोगों को कार्य सौंपता है। फिर जो कार्य करेगा वो इसको रिटर्न कर, इसको जवाब देगा, ये इसको जवाब देगा, ये इसको जवाब देगा, ये इसको जवाब देगा, और फिर ये दोनों मिलकर किसको? मेन प्रबंधक को जवाब देगा। इसी प्रकार से प्रबंधक का कार्य चलता है। इसी को हम लोग ढांचा कहते हैं, या प्रक्रिया में ही ढांचा आ जाती है। अब देखो, एकीकृत का मतलब कहता है एक ही आदमी है। मेन जो है एक ही आदमी है। ये एक आदमी दो आदमी को ऑर्डर देगा, और फिर ये दो आदमी अलग अलग आदमी को क्या करेगा? ऑर्डर देते जाएगा, पासेस होते जाएगी, है ना। इसीलिए कहता है कि एकीकृत है, जिसमें विभागों, जिसमें अलग अलग लोगों को कार्य करने के लिए, जैसे ये अलग विभाग है, ये अलग विभाग है, इसमें कार्य करने के लिए व्यक्तियों को उसको नियम, कार्य प्रणाली बताता है कि आपको क्या कार्य करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, और कैसे पहुंचाया जाना है कार्य को। फिर उसका उत्तर देना, मतलब आगे जवाब भी आपको देना है कि हाँ कार्य हुआ, कैसा हुआ, किस प्रकार हुआ। इसी को उत्तरदायित्व या नियमित करने के लिए जो सामर्थ्य बनाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संगठन का ढांचा बोलते हैं, ठीक है। अब है संगठन का ढांचा दो तरह का होता है। संगठन का ढांचा होता है कार्यात्मक संगठन ढांचा, और एक होता है प्रभाग्य। प्रभाग्य कहो या विभाग्य कहो। देखो, विभाग प्रभाग समझ में आ रहा है ना। विभाग अलग होता है, अलग अलग विभाग, लेकिन एक फैक्ट्री के अंदर, एक ऑफिस के अंदर होगा तो ढेर सारा प्रभाग होगा। देखिए, अब इसमें कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं। और नहीं तो चैनल भी है न्यू भारत एजुकेशन टेलीग्राम, वहां भी जाके आप पूछ सकते हैं। देखिए, क्या संगठन ढांचा के प्रकार? कार्यात्मक संगठन ढांचा, प्रभाग्य संगठन ढांचा। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या है और इसमें कैसे वर्क होता है। देखिए, कार्यात्मक संगठन ढांचा, इसकी संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक भाग में वर्गीकृत करके की जाती है। समान प्रकृति के सभी कार्य को संगठन के एक भाग में रखकर समन्वयकर्ता अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। सभी विभाग समन्वय प्रधान को रिपोर्ट करते हैं। तो समन्वय प्रधान कौन है? पहले ये हम लोग जान लेते हैं। समन्वय प्रधान है केवल प्रबंधक। मेन प्रबंधक जो होगा या
उसके ऊपर मालिक। मालिक तो काम नहीं करता, प्रबंधक। मेन जवाबदेही जो है वो कौन है? प्रबंधक है। तो उसी को कहेंगे प्रधान अध्यक्ष। क्या कहेंगे? प्रधान अध्यक्ष का मतलब हो गया प्रबंधक के बारे में हम लोग कह रहे हैं। कहता समस्त बड़े बड़े कार्यक्रम विभाग को अलग अलग भागों में भाग कर दिया था। जैसे हम आपको दिखाया कि अलग अलग कार्य को क्या कर दिया? बांट दिया। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया, वित्त विभाग किसी और को दे दिया, उत्पादन विभाग किसी और को दे दिया, सेल्स विभाग किसी और को दे दिया। तो 3 विभाग हो गया, उत्पादन विभाग, सेल्स विभाग और वित्त विभाग। तो कहीं ना कहीं 3 अलग अलग विभाग को अलग अलग कार्य को हम लोग बांट देते हैं कि तुम ये काम करना, तुम ये काम करना और तुम ये काम करना। ऐसा नहीं कि तीनों को अलग अलग मिला जुला के काम दे देंगे। मिला जुला के काम कर देंगे तो अच्छा से काम होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहला ही दिन पढ़े कि प्रबंध क्या है? प्रबंध है कार्य कराने की कला। प्रबंध किसे कहते हैं? कार्य कराने की कला। तो कार्य कराने की कला में सबसे बड़ी कला तो यही है ना कि जो जिसके लायक है उसको वो कार्य देना है, और अलग अलग विभाग में अलग अलग कार्य को सौंपना, ताकि आसानी से वो कर सके, उस कार्य में वो निपुण होगा, है ना। तो वित्त विभाग को अलग कार्य दे देंगे, सेल्स विभाग को अलग कार्य दे देंगे, विक्रय विभाग को, और वित्त और उत्पादन विभाग जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कार्य दे देंगे, और सबका अलग अलग उत्तरदायित्व बांट देंगे। इसी को हम लोग कहेंगे कार्यात्मक संगठन ढांचा। क्या कहेंगे? कार्यात्मक संगठन ढांचा, जहां अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग में हम लोग अलग अलग कार्य सौंप देंगे। कितना भी विभाग ये क्यों ना खोल दे, अगर ये और भी एक विभाग बना देता है प्रबंधक, मान लो कि एक विभाग और खोल देता है, इसको मान लेते हैं ये सेल्स विभाग था, ये प्रोडक्शन विभाग था, और ये क्या बोलते हैं उत्पादन विभाग है, जो विभाग है, इस सब में हम लोग अलग अलग कार्य सौंप देते हैं, लेकिन सब आंसर किसको देगा? प्रबंधक को ही देगा, प्रधान को ही देगा। चलिए, तो हम लोग समझ गए कार्यात्मक संगठन क्या है, किस अलग अलग कार्य को अलग अलग विभाग में हम लोग बांट देंगे, और वो अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। वो जवाब किसको देगा? प्रधान को देगा, जो समन्वय प्रधान होगा, और आपस में इन लोगों का समन्वय बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये तीनों डायरेक्टली उसी को रिपोर्ट करेगा, ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा कि हाँ हम लोग ऐसा इतना पूंजी है तो आप इतना उत्पादन कर सकते हैं, तो आप इतना बेच सकते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या है, विशेषताओं का चर्चा कर लेते हैं। कार्यात्मक ढांचा। कार्यात्मक ढांचा व्यवसायिक विशिष्टीकरण की और प्रेरित करता है या विशेष कार्यों पर ही बल देता है। कार्यात्मक ढांचा कहता है व्यवसाय के विशेष कार्यों पर बल देता है। विशेष कार्य, जैसे हम बताएं कि किसी को एक डिपार्टमेंट को विशेष कार्य दे दिए, अब सेल्स डिपार्टमेंट अगर किसी को दे दिया तो वो केवल किस पे कार्य करेगा? केवल वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा, ना कि चल जाएगा वो वित्त विभाग में, फाइनेंशियल विभाग में जाके काम नहीं करेगा। वो केवल सेल्स डिपार्टमेंट का देख लेगा और बता देगा कि सेल्स डिपार्टमेंट क्या गड़बड़ी है। इसीलिए किसी विशेष कार्य पर ही बल देता है और किसी पे बल नहीं दे सकता वो। ठीक है, विभाग के अंतर्गत सामंजस्य तथा नियंत्रण उन्नतिशील होता है, क्योंकि एक ही कार्य को बार बार किया जाता है, एक ही कार्य को बार बार किया जाता है। क्योंकि देखो, अब मान लेते हैं कि इस लाइन में सिर्फ देख लेते हैं, तो ये इसको जो कार्य देना है, इसको जो कार्य देना है, ये तीनों का एक सेम काम है, हर बार इसका काम का बदलाव नहीं करना है। अगर ये वित्त विभाग में है तो इसको देखना है कि पैसा किधर से पूंजी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, केवल इसी बातों को ध्यान देना। तो उसी बात को ध्यान देते हुए क्या करेगा? वो केवल एक ही कार्य को बार बार करेगा। कोई भी काम एक ही कार्य को बार बार करता है तो वो पूरी तरह से निपुण हो जाता है। जैसे देखें आप लोग, विराट कोहली खेलता है, वो बैटिंग में मास्टर है, इतना मास्टर है कि वो बैटिंग बहुत अच्छा कर सकता है, किसी भी पिच में, कहीं भी, किसी भी देश, किसी भी बॉलर के खिलाफ खेल सकता है। तो वो एक ही कार्य को बार बार करता है, इसीलिए अच्छा कर लेता है। अब विराट कोहली से बॉलिंग कराएंगे तो उम्मीद कम होगा, क्योंकि वो उस कार्य को नहीं करता। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है टीम में भी, कि आप बॉलर है, आप बैट्समैन है, और आप क्या है? ऑलराउंडर। उसी तरह बिजनेस में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यह प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कौशल में बढ़ोतरी करने में सहायता करता है। यह प्रबंध तथा संचालन संबंधी कौशल में बढ़ोतरी करने में सहायता करता है। जब सोचो कि कोई एक कार्य को बार बार करेगा तो निश्चित है उसके कौशल में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका ज्ञान और बढ़ते जाएगा, उसका और विश्वास बढ़ते जाएगा कि हम इस कार्य को और अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार और अच्छा नया नया गुणों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। जैसे बताए कि विराट कोहली को बैटिंग करने में बहुत ज्यादा रुचि है, तो वो बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है और वो उसी कार्य पे निपुण है। जब कोई कार्य बार बार करेगा तो उसकी कौशल बढ़ेगी 100%। जब हम टीचर बन गए, जब बार बार हम पढ़ाने लगेंगे तो टीचिंग कौशल मेरा दिन के दिन बेहतर होते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि पुनरावृत्ति को कम करता है, जिससे परिणाम स्वरूप बचत तथा लागत कम हो जाता है। देखिए, पुनरावृत्ति का मतलब है कि किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है। अगर कोई गलती हो गया, मान लीजिए किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया, तो उसको हमेशा ध्यान में रखता है और बार बार उस गलती को दोहराता नहीं है, जिस कारण से लाभ भी अच्छा होता है और हानि कम होता है। तो पुनरावृत्ति का मतलब है किसी कार्य को बार बार दोहराना, कि दोहराने का मतलब है गलती होगा तभी दोहराया जाता है। तो गलती दोहराना नहीं है, जिससे क्या होगा? हम लोग बचत करेंगे, बचत भी होगा और लागत भी कम हो जाएगी।
कर्मचारियों के प्रशिक्षण को आसान बनाता है। जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों को काम करने में आसान बनाता है। जो वित्त विभाग में काम कर रहा है उसको केवल वित्त विभाग देखना है तो उससे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको केवल फाइनेंशियल चीजों को देखना। जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसको केवल सेल्स देखना कि कस्टमर को कैसे बेचा जाना, कहाँ बेचा जाना, कैसे इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इन सब बातों का ध्यान रखता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसका प्रशिक्षण भी आसान हो जाता है, उसको ट्रेनिंग भी आसानी से कराया जा सकता है। जैसे हमको अगर नियुक्त कर लिया जाएगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, तो हमको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का ही जानकारी दिया जाएगा, तो हम उस काम को और बेहतर कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग कर दिया जाएगा, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, हमको उसी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमको दिया जाएगा कि कैसे आपको सामान को बेचना है, उस प्रकार हमको बताया जाएगा, तो उसी का ट्रेनिंग हमको मिलेगा। तो जिसमें रहता है उसका वो आसान हो जाता है। अब एक ही आदमी को सारा काम कराओगे तो मुश्किल तो होगा ही। सभी कार्य को पूर्णतः ध्यान दिया जाता है। जितने भी कार्य है प्रबंधक उसके अंदर सभी को बढ़िया से अच्छा से ध्यान देकर के कार्य किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, तो हमेशा हम ऑलराउंडर के भरोसे रह सकते हैं कि वही बैटिंग करेगा वही बॉलिंग करेगा, नहीं। किसी दिन ऐसा होता है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कर देता है, नहीं तो किसी दिन बैटिंग अच्छा करता है तो किसी दिन बॉलिंग अच्छा करता है। उसी प्रकार ऑलराउंडर नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस में कभी ऑलराउंडर नहीं होता। बिजनेस में या तो बैट्समैन होगा या तो बॉलर होगा। तो उसको किसी एक कार्य का ही प्रशिक्षण कराया जाता है कि तुम यही काम करो और यही काम को बेहतर कर सकता है। जैसे मान लो कोई इंजीनियर बन गया, तो इंजीनियर बन गया तो वो तो देखेगा कि क्या कैसे उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा, मशीन अच्छा है या खराब है, इसी को ना देखेगा। उसको अकाउंटेंट तो नहीं बना देगा ना, इसीलिए ठीक है। तो कर्मचारी को प्रशिक्षण का आसान बनाता है। नेक्स्ट है प्रभाग्य संगठन ढांचा। प्रभाग्य क्या है, ये थोड़ा सा देखिए, उसी से उठ करके ये आएगा प्रभाग्य। काम तो बांट दिए हम लोग वहीं पर, कार्यात्मक में ही कार्य बांट दिए, लेकिन प्रभाग्य क्या होगा, जब एक से अधिक, प्रभाग्य क्या होगा, प्रभाग्य में पहले समझा देते, एक से अधिक उत्पादन होगा वहां पर, मतलब एक वस्तु से ज्यादा उत्पादन जब फैक्ट्री में होने लगेगा तब प्रभाग्य आएगा। जब तक एक से ज्यादा उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होगा तो प्रभाग्य नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी केवल ये मार्कर बनाती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कार्यात्मक कार्य से ही अपना काम चला लेगा। अब वो कोई ऐसा कंपनी है जो मार्कर भी बनाता है और पेपर भी बनाता है, तो उसके लिए ये होगा प्रभाग्य। पहले देखते हैं क्या है। बहुत से विशाल संगठनों ने जो विविध प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है वो अपने आप को सरल तथा मूलभूत कार्यात्मक ढांचे से अलग प्रभाग्य ढांचे में पुनर्गठित किया है। मतलब उसी में से, कार्यात्मक में से ही खुद को क्या कर लिया है, पुनर्गठित करके प्रभाग्य बनाया है, जो अपने आप में काफी ज्यादा बिजी है। एक काम करना नहीं है सर, बहुत कुछ बनाना है उसको, मार्कर भी बनाना है, पेन भी बनाना है, पेपर भी बनाना है, कॉपी भी बनाना है, तो उसके पास बहुत सारा काम है, इसीलिए वो उसको क्या कर दिया, बदल करके प्रभाग्य ढांचे में आ गया। यह ढांचा एक से अधिक उत्पाद को बाजार में पूर्ति करता है। बहुत सारा उत्पाद, मतलब बहुत सारा, जैसे पेन, पेपर, मार्कर, ये बहुत सारा चीज वो अपना मार्केट में बेचता है, पूर्ति करता है, सप्लाई करता है। प्रत्येक विभाग का एक प्रबंधक होगा, प्रत्येक विभाग का एक प्रबंधक होगा, प्रत्येक विभाग में एक प्रबंधक होगा। अब कैसा विभाग होगा, देखिए अब विभाग नाम पे बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि विभाग कैसे बढ़ेगा, एक तरह से फिर से देख लेते हैं। मेन तो होगा मैनेजर, मैनेजर से बड़ा कोई नहीं होगा। मैनेजर के अंदर में मान लेते हैं 3 विभाग हम लोग खोल दिए है ना। एक विभाग हम लोग खोलते हैं कि एक जो है वो पेन बनाएगा, एक पेपर बनाएगा और एक मार्कर बनाएगा। 3 विभाग है। अब तीनों विभाग में पैसा लगेगा, पूंजी तो तीनों में लगने वाली है, तीनों में काम होगा, तीनों का सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तीनों का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अब इसके ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग को बन गया है। इसके अंदर में एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो समझ में आ रहा है ना कि पहले सिर्फ पता था कि एक ही विभाग में सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। अब देखने को मिल रहा है कि अलग अलग चीजों के लिए भी सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ऐसा हम लोग जहां पर होगा उसको कहेंगे प्रभाग्य संगठन, जो एक से ज्यादा वस्तुओं को बनाता है और वो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग उसके पास क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा, वो उसके लिए अलग अलग कार्य करेगा। लेकिन सबका मैनेजर कौन होगा, एक ही को मैनेजर होगा सबके लिए, है ना। सबके लिए क्या होगा, केवल एक ही को मैनेजर होगा। चलिए देखते हैं प्रभाग्य संगठन ढांचा की विशेषता है। ऐसा प्रभाग्य उसी को कहेंगे जिसके अंदर में बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है और सभी वस्तुओं का एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया होगा। मतलब कार्यात्मक वाला तो होगा ही, प्रभाग्य में कार्यात्मक भी होंगे, प्रभाग्य में कार्यात्मक होंगे क्योंकि उसी के अंदर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रभाग होगा कि आप पेपर का प्रभाग संभालिए, आप पेन का प्रभाग संभालिए और आप मार्कर का संभालिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं या गुण है। गुण कहो या विशेषताएं कहो, सब एक ही है। प्रभाग अध्यक्ष की उत्पादन विशेषीकरण तथा प्रवीणता को विकसित करते हैं, जिससे पदोन्नति के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे उस कार्य को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। देखिए प्रभाग अध्यक्ष,
तो प्रभाग अध्यक्ष का मतलब क्या होगा कि किसी प्रभाग का एक अध्यक्ष होगा। जैसे पेन डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष होगा, मतलब उसका एक मैनेजर होगा और तीनों मिला के एक मैनेजर होगा। ये पेन का एक मैनेजर होगा, पेपर का होगा, मार्कर का होगा। तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो अपना कार्य में इतना विकसित हो जाएगा, इतना वो प्रवीण हो जाएगा कि वो धीरे धीरे कार्य करते करते इतनी कौशलता आ जाएगी कि इसको हर कार्य का ज्ञान हो जाएगा और प्रमोशन करके इस सीट पे जा सकता है। छोटा मैनेजर से बड़ा मैनेजर का पोस्ट में जा सकता है, क्योंकि इसको हम लोग मानेंगे छोटा मैनेजर ही है ना यहाँ पे। तो वो अपने कार्य कुशलता को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर सकता है, वो बड़ा मैनेजर में भी जा सकता है, जिसके पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब प्रमोशन है ना, प्रमोशन के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे उस कार्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उस कार्य का बेस्ट उसको नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब प्रभाग अध्यक्ष लाभ के लिए जवाबदेही होता है। प्रभाग अध्यक्ष लाभ के लिए किसी भी प्रभाग या विभाग की लागत तथा लाभ का गणना आसान हो जाता है। अब मान लो हमको पेन का डिपार्टमेंट मिल गया है, तो पेन में कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्च बैठ रहा है, उसमें कितना लाभ हो रहा है, उसका सेलिंग कैसे हो रहा है, इन सारा डिपार्टमेंट का जानकारी हम दे सकते हैं किसको, मैनेजर को, और हम ही सबके लिए जवाबदेही हो जाते हैं। मेरे नीचे जो काम करेगा, पेन के नीचे जो लोग काम करेगा, उसको हम आसानी से बताएंगे कि देखो अगली बार सेल्स बढ़ाने के लिए ऐसे बेचना है और ऐसे के ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जाकर के बेचना है, इसका प्राइस को कम करना है, इंक अच्छा देना है, क्वालिटी अच्छा देना है। तो ये सारा बात करके हम क्या करेंगे, खुद ही निर्धारण कर लेंगे इसका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए, और हम अपना सीनियर मैनेजर को दिखा देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रभाग विभाग स्वतंत्र इकाई होने के कारण प्रत्येक विभाग शीघ्र निर्णय ले सकता है। देखो अलग अलग पेन, पेपर, मार्कर का अलग अलग विभाग होने के कारण इस मैनेजर का काम कम हो जाएगा, ये तीनों काम कर सकता है। ये स्वतंत्र होगा, पेन वाला अपना निर्णय लेने के लिए, पेपर वाला अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, मार्केट वाला भी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। मैंने सबके अंदर फ्रीडम है, काफी ज्यादा स्वतंत्र होगा, आसानी से निर्णय ले सकता है, जल्दी से जल्दी ले सकता है और जल्दी से जल्दी अपना कार्य को कर सकता है। अब हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नए आए हैं तो एकदम पक्का सब्सक्राइब करिए। हम उम्मीद है कि और आपको बेहतर से बेहतर क्लास देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नई उत्पादन इकाई प्रारंभ करने के लिए केवल प्रभाग प्रधान तथा कर्मचारी की नियुक्ति मात्र की आवश्यकता होती है। नई उत्पादन इकाई, मान लो कि हम लोग को पेन, पेपर, मार्कर तो था ही, एक तो और कोई हम लोग बुक बनाना चाहेंगे, मान लेते हैं एक और नया हम लोग बुक के लिए एक तो और नया डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं उसी बिजनेस के अंदर, उसी कंपनी का। तो बुक के लिए क्या करना होगा, एक मैनेजर रखना होगा, इसका नियुक्ति कर लेते हैं, इसके जो भी स्टाफ हमको जरूरत लगेगा उसको रख लेंगे। तो ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहता है कि नई उत्पादन इकाई मतलब हम लोग इसी में बुक जोड़ देंगे, तो बुक उत्पादन करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए केवल कर्मचारियों की नियुक्ति ही कर देंगे, केवल कर्मचारियों को रख लेंगे, उसी से हो जाएगा। क्योंकि मशीन तो वही है, जो पेपर बना सकता है वो बुक भी बना सकता है, खाली प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर लग सकता है या कुछ भी होगा, जो भी वगैरह वगैरह होगा, बिजनेस का स्ट्रेटेजी होगा वो देख लेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हम क्लासेस देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।